ये आकाशवाणी है, बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 46वीं कड़ी, भारत का ऊर्जा क्षेत्र। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को असर देखने को घर से निकलिए। खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। ये सारे पागल हो गए हैं क्या? इन्हें कल काम पर नहीं जाना? ठेकेदार तो कभी छुट्टी करने से रहा। अरे ठेकेदार जाए भाड़ में, हम तो नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, क्यों भाइयों? अरे भाइयों, ठेकेदार क्या समझेगा, हमने क्या पाया है? हम तो नाचेंगे। अरे भाई, हमारे 5 बच्चों ने अपनी परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाई है। क्या हम ये कल्पना पहले कभी कर सकते थे, बताओ? गोपाल, अंजू, नैना, कृष्णा और शंभू, इन सब ने तो कर दिखाया है। लखन भाई, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुनीता तुमने। इन घरों को देखो, क्या ये रहने लायक हैं? फिर भी हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। मेरा सौभाग्य जो इस दिन को देख पाई हूँ। मौसी, आप तो भगवान से दिन रात मौत की प्रार्थना करती रहती थी। ये तो सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे अपने बच्चों की सफलता के ये दिन देखने जो थे। नानी, एक और व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है। तुम्हारा मतलब वो वैज्ञानिक भैया? हाँ सुनीता चाची, ठीक कहा। यदि उसने ये सोलर लैंप नहीं दिए होते तो हमारे बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाते। अंजू, ठीक पकड़ा तुमने। वो वैज्ञानिक भैया तो हमारे लिए अवतार बनकर आए हैं। उनकी मदद बिना हम अंधेरे से बाहर नहीं आ सकते थे। तुम्हारा कथन सत्य है। पहले तो घर में कोई वस्तु तलाश करने के लिए अंधेरे में हाथ मारने पड़ते थे। शुरू में तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। ये गुंबजनुमा पैनल एक शोपीस जैसे सजावटी सामान लगता था, जिसका हमारे लिए कोई लाभ नहीं। वो पंखों वाली सजावटी वस्तु, चाची, वो पैनल ही तो काम की है। जब सूरज की धूप इन पर पड़ती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, क्या जादू है? बीजू चाचा, ये कोई जादू नहीं है, ये तकनीक का कमाल है। दिन के समय बैटरी में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। ये वो ही धूप है जो दिन के समय छिद्रों से प्रवेश करके कमरों को रोशन करती है। अच्छा, इस प्रकार हमें दिन में भी और रात्रि के दौरान भी रोशनी प्राप्त होती है। हमारा जीवन तो बदल कर रख दिया है वैज्ञानिक बाबू ने। अच्छा, अब तुम आगे कहाँ पढ़ने जाओगी अंजू? क्या उसी विद्यालय में? नहीं चाचा, इस स्कूल में 10वीं तक कक्षाएं लगती हैं। हमें किसी दूसरे विद्यालय में आगे पढ़ने के लिए जाना होगा। अच्छा, ये बात है। इसके लिए और पैसे की जरूरत होगी। ये भी एक नया सरदर्द है। क्या ये ठेकेदार इसके लिए कुछ मदद कर सकता है? इसके लिए हम अतिरिक्त समय काम कर सकते हैं। आखिर हमारे बच्चों के भाग्य की जो बात है। अरे सुनीता, ये क्या मजाक है? जो व्यक्ति हमें समय पर पूरा पैसा नहीं दे सकता है, उससे ये अपेक्षाएं रखना उचित नहीं है। परंतु हमें कोई रास्ता तो तलाशना ही होगा ना। अब घर चलना चाहिए। लखन, तुम इस आग को बुझाना मत भूलना। हाँ सुनीता, हम ध्यान रखेंगे लखन। याद है पिछले वर्ष सर्दी के दौरान क्या घटना हुई थी? किसी ने सुनीता के घर के पास जलती आग को छोड़ दिया था और कितना भयानक कांड था वो। यदि सुनीता ने ध्यान नहीं दिया होता तो सभी घर जलकर राख बन गए होते। बिल्कुल बिल्कुल। अंजू, मुझे वो पानी का बर्तन देना। अरे ज्यादा पानी व्यर्थ मत करना। पिछले सप्ताह तो पानी आया ही नहीं था, याद है ना? ठीक कहा रजनी, बहुत अच्छा। जैसा कह रही हो वही करूंगा।
आप में से कोई रजनी चाची को घर तक छोड़ेगा? नहीं तो उसे यही नींद आ जाएगी। अब चलना चाहिए, कल काम पर जो जाना है। हाँ भाई, काम भी तो बहुत जरूरी है। जरूरी है। चलिए चलिए चलिए। पिछले कार्यक्रम में मेरी आंखों की भवों के नीचे छाया दिख रही थी, इसको थोड़ा ठीक कीजिए। हाँ, यहाँ, हाँ ठीक है, अब ठीक है। बाबुल कहाँ है? मुझे एक और चाय चाहिए। आया मैडम, मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है, जब तक आप 2 कप चाय नहीं लेंगी काम पर नहीं जाएंगी। और ये रही आपकी चाय। चुप करो गप्पू, अपना काम करो। कौन सा काम? निर्माता महोदय को तो मैं पहले ही 3 कप चाय पिला चुका हूँ। बड़ा ही विचित्र जीव है। थोड़ी सी देर होने पर उनका पारा इतना ऊपर चढ़ जाता है कि बस। तुम कुछ नहीं समझोगे, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर होती हैं। यदि कार्यक्रम टेलीकास्ट नहीं हो पाता तो सब कुछ उन्हीं पर आ टिकता है, समझे? अच्छा मैडम, ये बात बताइए कि कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? मैंने सुना है कि सुधीर कुमार साहब भी आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं। कोई फिल्म नहीं, कोई संगीत नहीं। वैज्ञानिक कभी आर्टिस्ट बन सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे तुम चुप रहो बाबुल, क्रिकेट और फिल्मों के अलावा तुम्हें कुछ पता भी है? जो मन में आए आप कह सकती हो, परंतु मेरा विश्वास है कि वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकते। बाबुल, आखिर बात क्या है? इतना क्रोध? क्या कहूँ मैडम, 2 साल पहले वो हमारे गांव में सोलर पैनल लगा कर गए थे। कह रहे थे कि गांव में 24 घंटे मुफ्त में बिजली आएगी, परंतु देखिए कुछ नहीं, लाइट भी नहीं, क्योंकि कोई पैनल काम ही नहीं कर रहा। तुम्हारा अभिप्राय है बिजली पैदा करने वाले पैनल, अवश्य कोई खराबी होगी। तानिया जी, हमारे वैज्ञानिक शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। क्या तुमने सभी बिंदुओं को और सवालों को ध्यान से पढ़ लिया है? आप चिंता ना करें माजिद, मैंने अच्छी तरह से रिहर्सल कर ली है। याद रहे, हमें अपने दर्शकों को संपूर्ण जानकारी चित्रण करनी है। आंकड़ों के साथ साथ हमें कुछ सक्सेस स्टोरीज यानी सफलता की कहानियों के उदाहरण भी पेश करने हैं। ठीक है माजिद, मुझे उनके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा ज्ञान है। हाँ, जो लड़ाई परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर चल रही है उसको भी अपनी चर्चा में लेना है। जी जी। देखो डॉक्टर बासु पहुंच गए हैं। स्वागत है डॉक्टर बासु। हेलो सर, मैं तान्या, मुझे ही आपसे भेंट वार्ता करनी है। हेलो तान्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। हमारा बाबुल बिल्कुल खुश नहीं है। उनके गांव में अभी भी बिजली नहीं है, हालांकि सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। बाबुल का क्रोधित होना वाजिब है। स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी हमारे देश के अनेकों गांवों में बिजली नहीं पहुंची है अभी तक। सर, ये रही आपकी चाय। धन्यवाद बाबुल। तुम्हारा गांव कहाँ पर है? सर, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। हाँ, मैं उन क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के संबंध में गया हूँ। ज्यादातर सभी गांवों में विद्युत पहुंच गई है। सही है, सभी गांवों को एक ही श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रगति हुई है। विश्व की सन 2018 की ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार अब कुछ करोड़ से कम ही लोग बचे हैं जिनके पास विद्युत ऊर्जा नहीं पहुंच सकी है। हाँ, मैं कुछ सरकारी आंकड़े देख रही थी जिन्हें कुछ समय पूर्व जारी किया गया था। इनमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के बहुत सारे घरों की विद्युत आपूर्ति हो गई है। श्रीमान माजिद, तुम्हारा संयोजक बहुत होशियार है। उसने अच्छी तैयारी की है। परंतु तान्या, हमें इससे आगे देखने की आवश्यकता है। कागज के आंकड़ों और कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं सदैव वास्तविक स्थिति का बखान नहीं कर सकती। सर, आप कहना चाहते हैं कि बाबुल का उदाहरण हर जगह नहीं मिलेगा? आज स्थितियां बदल चुकी हैं। हाँ, सही कहा है। विद्युतीकरण से हमारी उत्पादन की दर बढ़ती है। इससे मिट्टी के तेल की खपत कम होती है और आर्थिक खुशहाली भी आती है। मेरा मानना है कि धीरे धीरे केरोसिन की उपयोगिता घट रही है। ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी बात है। तुम ठीक कह रहे हो। हमारी सरकारों ने इसके कुप्रभावों को भांपा है। यदि आप इसका कोई पर्याय लोगों को नहीं देंगे तो इसकी खपत कम नहीं होगी। इसके लिए रसोई गैस सबसे अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। सन 2017 के अंत तक मिट्टी के तेल की खपत में 20% तक कमी आई है। सर, क्या इसे हम प्रतिशत में बता सकते हैं? तान्या, तुम्हारे सवाल करने का कोई मुकाबला नहीं। सारे प्रश्न का एक ही धारा प्रवाह में क्या बात है। मैं तुम्हें वो सारे आंकड़े बताता हूं
जो तुम्हें चाहिए। जी। 2018 के शुरू में घरों में रसोई गैस कनेक्शन 72% थे। इसके बाद उसमें आश्चर्यचकित बढ़ोतरी हुई है। सर, स्टूडियो में चलें, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाँ हाँ माजिद जी, मैं तैयार हूं। चलें। अरे वो यही बस्ती है ना? चलो, टाइम से पहुंच गए। चलो। अरे अरे वैज्ञानिक बाबू, आइए आइए, कैसे हो? मैं ठीक हूँ लखन, तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। हमें आप बता देते कि आप आ रहे हैं। लगता है मैं अपना फोन नंबर देना भूल गया था आपको। अरे नहीं नहीं लखन, तुमने अपना फोन नंबर दिया था। अच्छा, पर मैं ही तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वैज्ञानिक बाबू, क्या आपने गोपाल, अंजू, नैना, कृष्णा और शंभू की सफलता के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल, हमारी ही बस्ती के हैं। अच्छा, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वाह। मैं उनके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। कहाँ है वो सभी? बुलाए उनको? वैज्ञानिक बाबू, वो ट्यूशन के लिए गए हैं, बस आने ही वाले हैं। अच्छा अच्छा। सर, आप यहाँ बैठिए, मैं चाय की व्यवस्था करता हूँ। अरे बीजू, तुम परेशान मत हो, मैंने आधे घंटे पहले ही चाय पी है। अच्छा? हाँ, मैं तो बच्चों से मिलने ही आया हूँ बस। सर, आप देखना चाहेंगे हमारे घर रोशनी से कैसे चमक रहे हैं? ये सब तो आप ही का दिया हुआ है। सारा श्रेय मुझे मत दो, ये सब एक राष्ट्रीय अभियान के तहत हुआ है और मैं भी उसी का एक अंग हूँ। सर, आपका अभिप्राय मिशनरी स्कूल से है? क्या वे आपको सहयोग कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्कूल है। संजू, ये वो मिशनरी स्कूल नहीं है, ये राष्ट्र की एक योजना है। अरे वो देखो, अंजू, गोपाल, सारे बच्चे चले आ रहे हैं। आओ बच्चों। कैसे हो सब बच्चों, ठीक हो? अरे वाह, तुम लोगों को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा मुझे। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आज आप आने वाले हैं? ओके, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है। अच्छा सभी आओ, ये गिफ्ट कैसे है? ये लो, लाओ बुलाओ। दो बच्चों के लिए जो गिफ्ट लाए थे, दो जल्दी दो। ये सब तुम्हारे ही है, आराम से। ये महान वैज्ञानिकों की जीवनियाँ ये मेरे लिए है। धन्यवाद सर। तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अंजू, अंदर आओ और अपनी इस पुस्तक को सही स्थान पर रखो। वैज्ञानिक बाबू, आप किस अभियान की बात कर रहे थे? ये राष्ट्रीय सोलर अभियान है। इसे सन 2010 में शुरू किया गया था और सूरज की ऊर्जा से 20 गीगाबाइट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। क्या कहा? गीगा? बीजू चाचा, मैं समझाती हूँ। जैसे पानी को लीटर में नापते हैं, उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा को हम वाट से नापते हैं। अच्छा। गीगाबाइट इसका कई गुना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 100 करोड़ वाट ही गीगाबाइट है। वाह, बहुत अच्छे अंजू बेटा। अरे वाह, इस बस्ती के बच्चे तो बड़े ही होनहार हैं। सोलर अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। पर्यावरण में बदलाव। आप ठीक कह रहे हैं वैज्ञानिक बाबू। पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ बहुत कम वर्षा हो रही है। मैं समझ सकता हूँ, ये सब इसी के कारण हो रहा है। बीजू, वैज्ञानिक कहते हैं कि तुरंत किसी परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ वर्षों की असामान्य वर्षा एक साधारण सी घटना कही जा सकती है। परंतु सर, हमारे गांव में तो कोई विशेष बदलाव नहीं देखा गया है। मैं किस प्रकार तुम्हें समझाऊं? पर्यावरण में बदलाव किसी एक या 2 गांव तक सीमित नहीं रहता है। अच्छा। ये विश्व भर को प्रभावित करता है। तुम्हारे लिए वर्षा कम हो सकती है, वहीं दूसरे क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो सकती है, बाढ़ आ सकती है और अत्यधिक तूफान और चक्रवात की घटनाएं हो सकती हैं। परंतु हमारा गांव तो वो चाचा, पर्यावरण में बदलाव कई वर्षों बाद होते हैं। अच्छा। परंतु अब हम उसे महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिक बाबू ये नहीं कह रहे कि कम वर्षा का होना इसके साथ संबंध नहीं रखता है, परंतु इस प्रकार की परिस्थितियों का अनुमान कई वर्षों के अध्ययन के बाद लगाया जा सकता है। अच्छा। शाबाश अंजू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे सोलर मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है।
इससे पृथ्वी के वातावरण का तापमान नहीं बढ़ेगा और सामान्य बना रहेगा। जो सोलर लाइटें हमें दी गई हैं, उससे किसी प्रकार की गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। मैं आपका अभिप्राय समझ पा रही हूँ। बहुत ठीक। 2015 के केंद्रीय बजट में इसके उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 गीगाबाइट कर दिया गया था। इसको हमें सन 2022 तक प्राप्त करना है। वैज्ञानिक बाबू, ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है? हालांकि हम सब इसके पक्ष में हैं, परंतु क्या इसे प्राप्त किया जा सकेगा? अंजू, तुम्हारे तर्क बड़े शानदार हैं। क्या बात है। हालांकि ये एक बड़ा लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है। वैसे भी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। सोलर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अगर हमें नंबर 1 राष्ट्र बनना है तो ये करना ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वैज्ञानिक बाबू, मेरे लिए चलना थोड़ा मुश्किल है, अब बुढ़ापे का जो तकाजा ठहरा, परंतु आप आए हुए हैं, बस इसीलिए चली आई मैं। अरे, आपने क्यों तकलीफ उठाई? मुझे बता देती, मैं ही चला आता। आप फिर कभी चले आना। देखो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा दूध लाई हूँ। अब ना मत कहना, हम गरीब जरूर हैं, परंतु बिना जलपान के जाने नहीं देंगे। अरे क्या बात है। माताजी, वो सब तो ठीक है, पर ये तकलीफ क्यों उठाई? बाकी बातें बाद में, पहले जल्दी से दूध पियो जल्दी से। देखो, धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है। सर, रजनी दादी चाहती हैं आप उसकी भरपूर प्रशंसा करो। बहुत अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। देखो, ये छोटी क्या बोल रही है, इसे सदा शरारत ही सूझती है और कुछ नहीं। बहुत शरारती है ये। हाँ वैज्ञानिक बाबू, मैं समाचार देख रही थी एक दुकान पर। अच्छा। और आपको पता है, वो एक कोयले की खदान की बातें कर रहे थे। मेघालय के एक क्षेत्र में 15 खान मजदूर फंसे हुए हैं। ओहो। वो इसे चूहों से जोड़कर बता रहे थे। मैं कुछ समझी नहीं, वो सारा क्या माजरा है? ये जयंती पहाड़ियों में हो रही कोयले की गैर कानूनी खुदाई से संबंधित है। ये एक बहुत ही संकरी खदान की कहानी है, जिसे चूहा खदान कहा जाता है। इन खदानों का प्रवेश द्वार बहुत ही कम चौड़ा होता है। अंदर प्रवेश करने पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी अंदर जा ही नहीं सकती है। एक ऐसी ही खदान में 15 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की सभी प्रयास असफल रहे हैं। अम्मा, आप ठीक तो है ना? सुनीता, तुम इन्हें अंदर ले जाओ, जिससे वो आराम कर सके। जाइए अम्मा। वैज्ञानिक बाबू, चिंता मत करो, आज रजनी अम्मा के बेटे का जन्मदिन है। अच्छा, ये बात है। बहुत अच्छा। कहाँ है इनका बेटा? मुझे अब समझ में आया, अम्मा के दूध का स्वाद इतना अच्छा क्यों है। क्या आपका बेटा कहीं बाहर काम करता है? अच्छा, तो उसकी याद जो आ रही है ना? अरे माता जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्षमा करना। वैज्ञानिक बाबू, ये आपकी गलती नहीं है। हम गरीब मजदूरों की कहानी ही पीड़ादायक है, क्या कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं संजू। मैं समझाती हूँ सर। रजनी दादी का एक ही बेटा था जो काम करने के लिए दक्षिण में गया था। एक दिन जब वो काम पर गया था तो अपने 3 साथियों के साथ उस कोयले की खदान में दफन हो गया। बस फिर क्या था। हे भगवान, मैं समझ गया, मैं समझ सकता हूँ। आप धैर्य रखिए। रजनी चाची के पति की भी उसी शोक से मृत्यु हो गई। ओहो। अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुनते ही हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। रजनी अम्मा के दूसरे बेटे क्या करते हैं? जी, उनकी 2 बेटियां हैं, सभी एक फैक्ट्री पर काम करती है। हमारी तरह वो भी मजदूरी करती है, यहीं से कोई 5 किलोमीटर दूर है। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अम्मा को कैसे सांत्वना दूं? वैज्ञानिक बाबू, कोयला हमें बहुत महंगा पड़ता है, ये जिंदगियां ले लेता है। मैं तुम लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं। ये सभी गंभीर मुद्दे हैं जिनका समाधान जरूरी है, इसे नकार नहीं सकते। यहां तक कि तुम्हारी भवन निर्माण के क्षेत्रों में भी खतरे हैं।
वैज्ञानिक बाबू, हमसे अच्छा कौन जान सकता है इन खतरों को? परंतु खदानों के अपने खतरे हैं। हालांकि खान मजदूरों के सुरक्षा के लिए कानून बने हुए हैं, परंतु खदानों के मालिक इन पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, मैं लेट हो रहा हूं, अब मुझे चलना चाहिए। आप लोगों को दुखी देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखना, एक दिन आएगा दोस्तों, जब हमें कोयले से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा की सारी जरूरतें सौर ऊर्जा से ही पूरी होंगी। वैज्ञानिक बाबू ठीक कह रहे हैं आप। जल्दी से ये सब हो जाए। और देखना, हमारा कोई भी मजदूर भाई कोयले की खदान में अपनी जान नहीं गवाएगा। ये हुई अच्छी बात। बहुत सही बात कही। ये सुनने में आश्चर्य सा लगता है, परंतु वो दिन अभी दूर नहीं है, समझे? जी वैज्ञानिक बाबू सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप सभी को नमस्कार। आप लोगों ने जो इतना टाइम दिया, और माता जी आप शांत रहिए। चलो मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब जा रहे हैं। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 46वीं कड़ी सुन रहे थे। भारत का ऊर्जा क्षेत्र। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर मानस प्रतिम दास। हिंदी अनुवाद श्रीमती सविता यादव। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन काजल सूरी। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे मनाल सईद, अंजू मट्टू, राजेश बख्शी, प्रीति मोहन, सान्या, अर्जुन कौशिक, हिम्मत सिंह नेगी और राजेश ढींगरा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है? और दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार। लगाना इसका मंत्र, पेड़ बचाना इसका मंत्र। आओ हरियाली का रंग चढ़ाकर दाग मिटाए धरती का। कुदरत के बस में है मौसम का शासन। अब तो समझिए, अब तो